स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 8th चैप्टर को स्टार्ट किया था, जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और स्टूडेंट, हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसका क्लासिफिकेशन किस अकॉर्डिंग किया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्टार्ट किया था तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जिसे कि हम DPSP भी कहते हैं, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्ट 4 में दिया गया है। और साथ ही हमने इसमें पढ़ा था कि जो ये DPSP हैं ये क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं। इनको हम अंडर आर्टिकल 36 टू अंडर आर्टिकल 51 में स्टडी करते हैं। और स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या कहा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, नोवल फीचर है। ठीक है, क्या कहा कि जो DPSP है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नोवल फीचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नोवल फीचर है, इसको कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी को बताते हैं। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल हैं। तो स्टूडेंट, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ी थी। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इसके क्या क्या बेसिक फ़ीचर्स हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स क्या हैं, जिसमें कि स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था कि क्या है, ये क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह हैं, जिन्हें कि क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू क्या है, उनको गवर्नर या जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर जनरल्स होते थे उनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता था अपनी प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो स्टूडेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनके लिए कहा कि ये क्या हैं, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह हैं। ठीक है, जो कि ब्रिटिश एरा में यूज़ होते थे, किसके लिए, गवर्नर या गवर्नर जनरल्स के लिए, ताकि वो क्या है, अपने प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट करेंगे, गवर्नमेंट को चलाएंगे, उसके लिए क्या करना होगा, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। तो स्टूडेंट, ये बताया गया कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनका भी क्या है, अगर स्टेट के द्वारा कोई भी लॉ बनाया जाता है या फिर उसके द्वारा कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो क्या करना होगा, उसको सबसे पहले ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं और इनको कंसीडर करके ही क्या किया जा सकता है, स्टेट के द्वारा किसी भी पॉलिसी को बनाया जा सकता है या फिर किसी भी लॉ को बनाया जा सकता है। और स्टूडेंट, ये कहा गया कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। ये सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और स्टूडेंट, हमने इसमें एक फ़ीचर ये भी पढ़ा था कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं ये क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं। नॉन जस्टिशिएबल का मीन्स स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि ये क्या हैं, इनको हम क्या है, कोर्ट में जाकर इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते हैं। और स्टूडेंट, हमने ये पढ़ा था कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनके लिए क्या है, हम गवर्नमेंट को, स्टेट की गवर्नमेंट को, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको या फिर लोकल की जो गवर्नमेंट है उसको क्या है, कंपेल नहीं कर सकते हैं, उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं, उससे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उसके अकॉर्डिंग क्या है, अपने लॉज को नहीं बनाती है या फिर उसको फॉलो नहीं करती है तो हम क्या है, उनको कंपेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं और इनको हम फंडामेंटल राइट्स की तरह इनका क्या है, इन्फोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं करा सकते हैं। स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, एक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। अब क्या है, अब हम पढ़ते हैं जो आज का हमारा
टॉपिक है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनको क्या है, कैसे कैटेगराइज किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनके कंटेंट को देखते हुए और इस पे जो डायरेक्शंस दी गई हैं उनको देखते हुए क्या है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं इनको क्या है 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया है, 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्टूडेंट सबसे पहले टाइप के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं जिन्हें कहा जाता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, और दूसरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें कहा जाता है गांधीयन प्रिंसिपल, और स्टूडेंट जो थर्ड टाइप के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो कहलाते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो स्टूडेंट, इसमें जो सबसे पहला जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम पढ़ते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को। ठीक है, सोशलिस्टिक जो DPSP हैं उनको हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं ये क्या करते हैं, ये सोशलिज़म की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं, सोशलिज़म के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसको बताते हैं। स्टूडेंट, सोशलिज़म में क्या होता है, सोशलिज़म में ये होता है कि जितने भी क्या होते हैं हमारे मीन्स, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी प्रोडक्शन ऑफ मीन्स होते हैं हमारी कंट्री में, किसी भी कंट्री में, वहाँ पर क्या है, उन सब पर क्या होता है, स्टेट का कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, सोशलिज़म। ठीक है, और हमारी कंट्री में क्या है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी इस चीज़ को पढ़ा था कि हमारी कंट्री में जो कॉन्सेप्ट है सोशलिज़म का वो क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज़म का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं ये क्या हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट के फ्रेमवर्क को तैयार करते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री को कैसा स्टेट बनाते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट बनाते हैं, और जिसका एम है कि क्या किया जा सके, हमारी इंडिया में सोशल जस्टिस को प्रोवाइड कराया जा सके, इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोवाइड कराया जा सके, और इससे क्या किया जा सके, प्रत्येक पर्सन की वेलफेयर को किया जा सके, और स्टेट क्या करे, एक वेलफेयर स्टेट बने, मीन्स कि प्रत्येक पर्सन की वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए काम किया जाए। और ये कहा जाता है कि ये जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हैं, जो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ये स्टेट को बताते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि इनकी क्या करना है, कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल, क्या किया जाना चाहिए, लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए, बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर। ठीक है, प्रमोटेड बाय सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये कहा गया है कि जो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करते हैं, ये लोगों के वेलफेयर को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिससे कि और किसके द्वारा करते हैं, बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर, क्या किया जा सके, एक जो सोशल ऑर्डर है उसको सिक्योर किया जा सके, और क्या किया जा सके, जिससे कि उसको सिक्योर किया जा सके। सोशल ऑर्डर को कैसे सिक्योर किया जाएगा, जबकि क्या किया जा सके, हर व्यक्ति को, हर सिटीज़न को क्या दिया जा सके, सोशल जस्टिस दिया जा सके, इकोनॉमिक जस्टिस दिया जा सके, और पॉलिटिकल जस्टिस दिया जा सके, और साथ ही क्या किया जाए, जो इंडिया है उसमें क्या है, लोगों के बीच में जो क्या है, जो इनइक्वलिटीज़ हैं उनको कम किया जाए। कैसी इनइक्वलिटीज़, चाहे वो इनकम की इनइक्वलिटीज़ हो, लोगों के बीच में जो इनकम की असमानता है, वेतन की असमानता है, उसको कम किया जाए, और जो स्टेटस की इनइक्वलिटी है, यानी हर किसी को क्या है, समान स्टेटस बनाने की, इक्वल स्टेटस अपना बनाने की क्या है, इंडिपेंडेंस है, वो राइट दिया जाए, और हर किसी के लिए क्या है, इक्वल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, उसमें इनइक्वलिटी ना हो, इनइक्वलिटी क्या हो, मिनिमाइज़ हो, कम से कम हो,
और क्या है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए। इसको हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट अंडर आर्टिकल 38, जो कि क्या है, हमारे सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के कॉन्सेप्ट को बताता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 38 क्या बताता है, तो आप अगर एक वर्ड में कहना है तो आप इसे कहेंगे कि जो आर्टिकल 38 है वो क्या है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को बताता है, जिसमें कि क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि लोगों की वेलफेयर को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाना चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए, सोशल ऑर्डर को आगे बढ़ाना चाहिए, सोशल ऑर्डर को सिक्योर किया जाना चाहिए, और प्रत्येक पर्सन को सोशल जस्टिस दिया जाना चाहिए, और क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहिए, साथ ही उसको पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहिए। और जो हमारे समाज में जो इनइक्वलिटीज़ हैं, चाहे वो इनकम की इनइक्वलिटी हो, इनकम की असमानता हो, चाहे वो स्टेटस की इनइक्वलिटी हो, ठीक है, उसके बाद चाहे वो फैसिलिटीज़ की इनइक्वलिटी हो, मींस कि हर किसी को समान दर्जा दिया जाए, समान फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएं, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएं। ये जो प्रिंसिपल है ये कहलाता है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 38 में आता है। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है उसमें बताया गया है कि टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। ये कहा गया है कि जो सभी सिटीजन्स हैं उनको क्या राइट दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, अपना एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कर सकते हैं, मीन्स वो क्या है, अपनी जीविका को उचित रूप से चला सकते हैं, इस चीज़ का उनको राइट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। ये कहा गया है कि जितनी भी क्या है कॉमन गुड हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उनको जो भी कम्युनिटी है उसमें क्या है, सभी के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए उसका, जो भी क्या है मटेरियल रिसोर्सेज हैं। स्टूडेंट जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसमें क्या आते हैं, जैसे जितने भी क्या है मिनरल्स रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं मटेरियल रिसोर्सेज में आते हैं। जो भी क्या है मिनरल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, इन सब के लिए कहा है कि कम्युनिटी में सभी लोगों के लिए क्या होना चाहिए, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समान रूप से उसको सभी लोगों में बांटा जाना चाहिए अगर कोई भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। ये कहा गया है कि जितनी भी हमारी कंट्री में जो क्या है प्रोडक्शन के मींस हैं या फिर वेल्थ के जो क्या हैं जो वेल्थ है उसका कंसंट्रेशन को रोका जाना चाहिए। ये कहा गया है कि हमारी कंट्री में जो वेल्थ है वो क्या है पूरा किसी भी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, वो सभी लोगों में बटी हुई होनी चाहिए। और साथ ही ये कहा गया है कि क्या होना चाहिए, मींस ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होना चाहिए, सभी लोगों में बटा होना चाहिए, डिवाइड हुआ होना चाहिए, इसका डिवाइडेशन होना चाहिए उसका। ये बताया गया है कि जो वेल्थ है और जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो कंसंट्रेशन है, यानी कुछ लोगों के पास ही ये वेल्थ और जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है इनके लिए एक्सेस नहीं होना चाहिए, कोई भी पर्सन क्या है उसको इजीली एक्सेस कर पाए, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक जो मैन है और वुमेन है उनके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट देने का राइट होना चाहिए। मींस कि क्या है मैन और वुमेन में जेंडर के बेसिस पर क्या है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, और उनको अगर एक समान काम किया जाता है उनके द्वारा तो उनके लिए क्या है इक्वल पेमेंट, इक्वल रेम्युनरेशन को स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। और ये क्या है हमारा एक सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का क्या है एक प्रिंसिपल है।
और स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़। ये कहा गया है कि क्या है, किसी भी जो वर्कर हैं, ठीक है, जो वर्कर्स की जो स्ट्रेंथ है या फिर क्या है जो चिल्ड्रन हैं उनका क्या होना चाहिए उनकी हेल्थ में, और उसको क्या है अगर फोर्सिबल अब्यूज़ किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा वर्कर्स का या चिल्ड्रंस का, तो उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है, जिससे कि क्या हो उनकी हेल्थ ख़राब ना हो, जिससे कि उनकी हेल्थ अफेक्ट ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 39। इसमें ये कहा गया है कि और क्या कराया जाए कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए क्या है अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराया जाए। और स्टूडेंट ये जो पूरा हमने अंडर पॉइंट 2 जो हमने स्टडी किया, ये सब सारे कॉन्सेप्ट आते हैं अंडर आर्टिकल 39, ठीक है। और ये क्या है सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा कि प्रत्येक सिटीजन्स को, ऑल सिटीजन्स के पास क्या है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, क्या है अपनी उचित प्रकार से आजीविका को चलाने का राइट दिया गया है। फिर हमने इसमें पढ़ा कि हमारे देश में जितने भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं, उन सब में क्या है अगर कोई भी कम्युनिटी है तो उसमें क्या है अगर कोई कॉमन गुड है तो उसमें क्या है सभी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी लोगों को उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा आर्टिकल 39 में ही है ये पूरा कि क्या है आर्टिकल 39 में कहा गया है कि किसी भी एक पर्सन के पास क्या है वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं यानी जो क्या हैं जो क्या है उत्पादन के साधन हैं वो क्या हैं उनका भी कंसंट्रेशन नहीं किया जाना चाहिए, वो क्या हैं सभी लोगों के लिए इजीली क्या हो अवेलेबल हों। उसके बाद हमने पढ़ा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन। ये कहा गया है कि क्या है मैन एंड वीमेन के पास वीमेन के लिए क्या है जेंडर के बेसिस पर उन दोनों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए, और दोनों को ही क्या है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाना चाहिए। मीन्स कि क्या है अगर किसी भी महिला या पुरुष के द्वारा क्या है इक्वल वर्क किया जाता है, सेम अमाउंट में कोई काम किया जाता है, तो दोनों को ही क्या है उसके लिए इक्वल पेमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जेंडर के बेसिस पर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को, पेमेंट के डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है। इसके बाद स्टूडेंट हमने इसमें पढ़ा कि जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं जो वर्कर्स हैं और जो चिल्ड्रंस हैं उनकी हेल्थ या स्ट्रेंथ को अगर क्या करता है कोई फोर्सिबल अब्यूज़ किया जाता है किसी के द्वारा, तो उसको क्या किया जाएगा उसको रोका जाएगा, ठीक है, उससे उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उनको प्रिजर्व किया जाएगा कि कोई भी पर्सन क्या है किसी भी वर्कर की जो स्ट्रेंथ है और जो हेल्थ है उसको क्या है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, और किसी भी चिल्ड्रन की जो हेल्थ है उसको क्या है कोई फोर्सेबल अब्यूज़ ना कर पाए, इस चीज़ को संरक्षित किया जाएगा। उसके बाद अंडर आर्टिकल 39 में स्टूडेंट हमने पढ़ा कि चिल्ड्रंस के लिए क्या होना चाहिए, चिल्ड्रंस के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, और इसे हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 39। ये पूरा पॉइंट 2 में जो भी हमने सब पढ़ा ये सब चीज़ें क्या हैं अंडर आर्टिकल 39 में आती हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट कि ये क्या है सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। और स्टूडेंट इसमें जो थर्ड पॉइंट है उसमें कहा गया है कि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर अंडर आर्टिकल 39A। इसमें ये कहा गया है कि जो पुअर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, उनको भी इक्वल जस्टिस, उनके लिए भी इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए, उनको भी समान न्याय मिलना चाहिए, और उनको भी क्या किया जाना चाहिए फ्री लीगल एड को प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, उनके लिए भी क्या है फ्री लीगल एड को प्रोवाइड कराया जाना चाहिए जो गरीब लोग हैं, और उनको भी इससे क्या करना चाहिए इक्वल जस्टिस जो है उनको भी क्या है एक समान न्याय जो है वो दिलाया जाना चाहिए, उसको उस भावना को बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए क्या प्रोविज़न किया गया है अंडर आर्टिकल 39A में कि उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। मीन्स कि क्या है फ्री कोई भी कानूनी सलाह गरीबों को क्या है प्रोवाइड कराई जाएगी।
नेक्स्ट है स्टूडेंट इसमें कि टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, आर्टिकल 41। स्टूडेंट इसमें ये कहा गया है कि जो हमारे सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इसमें ये बताया गया है कि क्या करना चाहिए कि किसी भी पर्सन के इन राइट्स को सिक्योर किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है कि जैसे इसमें कौन कौन से राइट हैं कि किसी भी पर्सन को राइट टू वर्क दिया जाना चाहिए, राइट टू एजुकेशन दिया जाना चाहिए, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस दिया जाना चाहिए इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर वो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट में है मीन्स कि वो क्या है बेरोज़गार है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो उसको कुछ भत्ता दिया जाना चाहिए, या फिर वो ओल्ड एज में है, या फिर वो क्या है कोई सिकनेस से वो क्या है किसी क्या है बीमारी से पीड़ित है। ठीक है, या फिर क्या है कोई भी उसको किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है, वो किसी भी डिसेबलमेंट से पीड़ित है, तो उस कंडीशन में उसको क्या है राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 41। लेकिन स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि राइट टू वर्क तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ये क्या है राइट टू एजुकेशन है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, सिकनेस है और डिसेबलमेंट है अंडर आर्टिकल 41, जिसको कि हम स्टडी करते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप क्या हैं, जैसे कि अगर आप क्या है हायर एजुकेशन के लिए बोलते हैं राइट टू एजुकेशन है, तो आप स्टेट के पास क्या है स्टेट इसके लिए क्या है कोई क्या है वैसे प्रोविज़न करने के लिए क्या है वो बाध्य नहीं होता है, उसको आप प्रेशराइज्ड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट अगर कोई आपको क्या है स्टेट के द्वारा राइट टू वर्क में अगर आप स्टेट के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट दीजिए, तो क्या है बिना किसी सर्टेन कंडीशंस के, बिना सर्टेन रेगुलेशंस के, रूल्स एंड रेगुलेशंस के, बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के क्या है स्टेट आपको राइट टू वर्क नहीं दे सकती है, वो आपको मना कर सकती है, वो इस चीज़ के लिए क्या है कंपेल नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये सब क्या हैं, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं और ये क्या होते हैं नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, इनको हम कोर्ट में जाकर क्या है इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक है, इनको कोर्ट में जाकर हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, तो इसीलिए क्या है इनको कराया जाना संभव नहीं होता है। स्टेट के द्वारा काफ़ी हद तक प्रोविज़न तो किए जाते हैं, लेकिन क्या है वो संभव नहीं हो पाता है काफ़ी हद तक। ठीक है, नहीं तो कहने को क्या है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये दिया गया है, अगर स्टेट चाहे तो वो ऐसी पॉलिसीज़ बना सकता है कि अपने सिटीजन्स को क्या है वो राइट टू वर्क दे सकता है, राइट टू एजुकेशन दे सकता है। मीन्स कि क्या है वो हायर लेवल की जो एजुकेशन है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, अगर वो चाहे तो क्या है वो उन सबको भी फ्री प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन स्टूडेंट ऐसा क्या है करना मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि ये सब क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं और इनको हम इनके अगर इनको एप्लीकेबल नहीं किया जाता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि टू मेक प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ अंडर आर्टिकल 42। इसमें ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 42 है उसमें क्या किए गए हैं प्रोविज़न्स बनाए गए हैं कि क्या होनी चाहिए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए काम के लिए, किसी भी पर्सन के वर्क के लिए। ठीक है, कंडीशन ऑफ वर्क वो कैसी कंडीशंस होनी चाहिए, ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए और जस्ट होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, उसके लिए प्रोविज़न्स बनाए जाने चाहिए। और साथ ही क्या होना चाहिए मैटरनिटी रिलीफ को भी प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। ठीक है, और इसको दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 42 में। उसके बाद स्टूडेंट जो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसमें क्या है, उसमें अंडर आर्टिकल 43 कहा गया है कि टू सिक्योर ए लिविंग वेज
ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स। ये कहा गया है कि प्रत्येक पर्सन को क्या होना चाहिए, इस चीज़ की जो क्या है, जो सभी वर्कर्स हैं उनको इस चीज़ की क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, अपना एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बना सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं। और उनको क्या दी जानी चाहिए, प्रत्येक वर्कर्स को, सभी वर्कर्स को सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। और साथ ही उनको ये राइट होना चाहिए कि उनके पास क्या हो, टू सिक्योर ए लिविंग वेज हो, उनके पास ये राइट हो कि वो क्या कर सकें, अपने लिए क्या है, एक लिविंग वेज को वो सिक्योर कर पाएँ। यानी मीन्स वो जो भी वर्क करते हैं उनके लिए क्या हो, उसके लिए क्या हो, उन्हें एक वेज दी जाए जिसमें कि वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएँ, जो कि क्या हो, लिविंग वेज हो, उसको सिक्योर करने का राइट वर्कर्स के लिए दिया गया है अंडर आर्टिकल 43, जिसमें कि कहा गया है कि उनको क्या है, उनको डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को क्या करने की, उसको इस चीज़ का राइट है कि वो अपने लाइफ के लिए क्या है, एक डिसेंट स्टैंडर्ड बना सकते हैं। और साथ ही क्या है, उनको सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43A। इसको भी क्या है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर ही स्टडी किया जाता है। आर्टिकल 43A कहता है कि टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये कहा गया है इसमें कि क्या है, जो वर्कर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में उनका क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन को सिक्योर करने के लिए स्टेप्स को लिया जाना चाहिए। मींस कि क्या है, जो भी वर्कर्स हैं कहीं किसी भी इंडस्ट्री में, तो उनका क्या होना चाहिए, उस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना चाहिए, उनका भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन हो, इस चीज़ के लिए क्या है, स्टेप्स लेने चाहिए, इस चीज़ के लिए रूल्स बनाए जाने चाहिए ताकि जो वर्कर्स हैं किसी भी इंडस्ट्री के, उनका क्या हो, वो मैनेजमेंट में भी उनका पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स को बनाया जाना चाहिए स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जिसको कि हम अंडर आर्टिकल 47 स्टडी करते हैं, जो कहता है कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसमें कहा गया है कि जो क्या है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको क्या किया जाना चाहिए, लोगों के लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाया जाना चाहिए, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, और जो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो रहने का तरीका है, उसको अच्छा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही ये कहा गया है और क्या किया जाना चाहिए, जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, ये कहा गया है अंडर आर्टिकल 47 में। ठीक है, जो कि क्या है, एक डायरेक्टिव सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो पीपल हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके लिए लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रोवाइड कराना चाहिए और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कराना चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 47 में। तो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ लिया पूरा कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़े। तो स्टूडेंट, हमने क्या है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 38 को पढ़ा कि जिसमें हमने ये देखा कि क्या है, इसमें क्या किया जाता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल के वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई को प्रमोट करने के लिए क्या किया जाता है, सोशल ऑर्डर को सिक्योर किया जाता है और लोगों को क्या प्रोवाइड कराया जाता है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराया जाता है, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कराया जाता है और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कराया जाता है। और साथ ही ये हमने ये पढ़ा कि क्या किया जाता है अंडर आर्टिकल 38 कि जो भी क्या है, हमारे समाज में
जो क्या हैं, जो इनकम की इनइक्वलिटीज़ हैं, जो इनकम के बेसिस पर लोगों में असमानता है, उसको किया जाना चाहिए, मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए। और जो स्टेटस की इनइक्वलिटी है उसको भी मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए, कम से कम किया जाना चाहिए। और जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, हर किसी को समान दी जानी चाहिए, हर किसी को सेम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। और ये हमने अंडर आर्टिकल 38 पढ़ा था। उसके बाद स्टूडेंट हमने आर्टिकल 39 को स्टडी किया, जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आता है, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा, इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन पढ़ा। और उसमें हमने पढ़ा कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन को पढ़ा। और हमने कहा कि वर्कर्स और चिल्ड्रन हैं, उनकी हेल्थ और स्ट्रेंथ का कोई भी क्या है, किसी भी पर्सन के द्वारा उनका फोर्सिबल अब्यूज़ नहीं किया जा सकता है। और उसको उनकी हेल्थ का क्या है, प्रिजर्वेशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाएगा अंडर आर्टिकल 39। और ये कहा गया अंडर आर्टिकल 39 की जो क्या है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो क्या है, उत्पादन के साधन है, उत्पादन के माध्यम है देश में। और जो वेल्थ है, जो धन संपदा है, उसको क्या है, किसी भी एक व्यक्ति के पास या कुछ ही लोगों के ग्रुप के पास क्या है, उसका कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, सभी लोगों को इक्वल एक्सेस होना चाहिए देश में जो भी हमारे संसाधन हैं, ठीक है, उनके लिए। और स्टूडेंट हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी कम्युनिटी है, उसके लिए जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर कोई भी कॉमन गुड है तो उसको उन सभी लोगों के बीच में उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। ये सब हमने अंडर आर्टिकल 39 पढ़ा था। और स्टूडेंट इसके बाद हमने पढ़ा कि जो आर्टिकल 39A है, उसमें क्या है, किसी भी पुअर पर्सन के लिए उसको भी ये कोशिश की गई कि जो गरीब लोग हैं उनको भी क्या किया जाए, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए, उनके लिए भी क्या है, एक समान न्याय की भावना को बढ़ाया जा सके, उनको भी एक समान न्याय प्रोवाइड कराया जा सके। इसके लिए क्या किया गया, गरीब लोगों के लिए फ्री लीगल एड को, जो पुअर लोग हैं उनके लिए फ्री लीगल एड को प्रोवाइड कराया गया। इसको हमने स्टडी किया था अंडर आर्टिकल 39A में, जो कि ये भी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 41, जिसमें कि हमने देखा कि क्या है, राइट टू वर्क दिया जाता है, राइट टू वर्क को सिक्योर करने की बात की गई है, राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, और पब्लिक असिस्टेंस की बात की गई है। किस केस में, अगर कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज में है, उसको क्या है, कोई सिकनेस से वो गुज़र रहा है, उसको कोई बीमारी है, या फिर किसी भी प्रकार का अगर उसको कोई डिसेबिलिटी है, डिसेबलमेंट है, तो उसको क्या होना चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने अंडर आर्टिकल 41 में स्टडी की। और स्टूडेंट उसके बाद हमने अंडर आर्टिकल 42 में पढ़ा कि क्या है, जो भी क्या है, कोई भी अगर वर्क करते हैं तो किसी भी वर्क के लिए क्या होनी चाहिए, ह्यूमन और जस्ट कंडीशंस होनी चाहिए, उचित कंडीशन होनी चाहिए, यानी अप्रोप्रिएट कंडीशंस होनी चाहिए वर्किंग के लिए किसी भी पर्सन के। और क्या होना चाहिए, वो मैटरनिटी रिलीफ भी प्रोवाइड कराना चाहिए। इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 42, जिसे कि क्या कहा जाता है, मातृत्व अवकाश भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि अंडर आर्टिकल 43 ये कहा गया है कि किसी भी पर्सन को इस चीज़ का राइट है कि वो क्या कर सकता है, अपने लिए एक लिविंग वेज को सिक्योर कर सकता है। मींस कि क्या है, कम से कम वो इतना काम करे, या वो अगर काम करता है तो उसके लिए उसको क्या मिलनी चाहिए, एक इतनी वेज मिलनी चाहिए, इतनी उसकी इनकम होनी चाहिए कि उसका जीवन क्या है, उसकी लिविंग क्या है, ठीक प्रकार से एप्रोप्रिएट तरीके से चल पाए। और अंडर आर्टिकल 43 जो सभी वर्कर्स हैं उनके लिए प्रोविज़न किए गए हैं कि उनको इस चीज़ का राइट है, इस चीज़ का राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अपना एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। और साथ ही ये कहा गया कि जो सभी वर्कर्स हैं उनके लिए क्या हैं, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, इसको हमने स्टडी किया अंडर आर्टिकल 43। उसके बाद स्टूडेंट हमने आर्टिकल 43A को पढ़ा, जिसमें कि हमने ये पढ़ा कि क्या किया जाना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं उनका क्या किया जाना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन को सिक्योर किया जाना चाहिए मैनेजमेंट में। ठीक है,
जो वर्कर्स हैं किसी भी फैक्ट्रीज़ में, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, तो उनका क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट में भी उनके पार्टिसिपेशन को सिक्योर करने के लिए क्या है, डिफरेंट स्टेप्स को लिया जाना चाहिए। ये हमने पढ़ा अंडर आर्टिकल 43A में। उसके बाद स्टूडेंट हमने सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ा आर्टिकल 47 को, जिसमें हमने पढ़ा कि क्या होना चाहिए, लोगों के जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, उसको रेज किया जाना चाहिए, उसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। और स्टूडेंट उसके बाद हमने पढ़ा कि जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, और जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। ये क्या है, अंडर आर्टिकल 47 में हमारे सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसके लिए प्रोविज़न किए गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये क्या है, अब हमारा यहाँ पे सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो अब कंप्लीट होती है। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं, जो गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनके बारे में। स्टूडेंट जो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स थे, इनको क्या है, ये जो बेस्ड थे ये गांधी जी के आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे, मेनली ये गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड थे, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है, गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का नाम दिया गया है। ये इनके द्वारा क्या किया जाता है, दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय द गांधी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ये कहा जाता है कि जब गांधी जी के द्वारा क्या हो रहा था, देश में नेशनल मूवमेंट हो रहा था, तो उस टाइम पे जो रिकन्स्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई थी, फिर से अपने देश की संरचना को एक बार फिर से बनाने की जो कोशिश की जा रही थी, ठीक है, समाज में जो चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही थी, उसके जो प्रोग्राम जो गांधी जी के द्वारा की गई, जो उसके लिए पॉलिसीज़ बनाई गई थी, जो नीतियाँ बनाई गई थी गांधी जी के द्वारा, जिन चीज़ों को फॉलो किया गया था, उन सबको हम अपने इस गांधीयन प्रिंसिपल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब में उन्हीं गांधीयन आइडियाज़ को, उन्हीं गांधीयन क्या है, जो वो एक्शन से, जो वो फंक्शन से, उन सबको ही यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। In order to fulfill the dreams of Gandhi, some of his ideas were included as directive principles। ये कहा गया है कि जब नेशनल मूवमेंट हो रहा था तो उस टाइम पे गांधी जी ने क्या किया, अपने देश में क्या है, स्वराज को स्थापित करने के लिए अपना क्या है, फिर से एक बार क्या है, अपने देश की संरचना में उसको रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए काफ़ी चेंजेस किए, और उसमें क्या है, काफ़ी बदलाव लाए गए। और उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम क्या करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूज़ करते हैं। उनमें से ही कुछ प्रिंसिपल को क्या है, हमने यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है, और उनको हम क्या कहते हैं, गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का नाम देते हैं, जिससे कि क्या हो, गांधी जी के जो ड्रीम्स थे उनको क्या किया जा सके, फुलफ़िल किया जा सके। They require the state to organize village panchayats and endue them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self-government अंडर आर्टिकल 40। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि गांधी जी ये चाहते थे कि क्या हो, गांधी जी का ये था कि विलेज पंचायत बने, ठीक है, और क्या किया जाए कि सेल्फ गवर्नमेंट आए, और जिससे कि क्या हो, लोकल लेवल पर भी लोग क्या हैं, अगर वहीं के लोग वहाँ का मैनेजमेंट करेंगे, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ में होंगे, तो उससे क्या है, किसी भी जो स्थान की है वहाँ पर वहाँ का ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने क्या किया था, उस टाइम पे विलेज पंचायत के कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइज़ किया था। उन्होंने कहा कि क्या किया जाना चाहिए, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए, मींस कि विलेज पंचायत हैं, जो ग्राम पंचायत हैं, उनको बनाया जाना चाहिए, उनका इस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। और उसके बाद क्या है, जो ये ग्राम पंचायतें हैं, विलेज पंचायत हैं, इनको कुछ नेसेसरी पावर्स दी जानी चाहिए।
और ये कहा गया कि इसके बाद क्या है, पावर और अथॉरिटी दी जानी चाहिए जिससे कि क्या है, वो क्या कर सकें, सेल्फ गवर्नमेंट की एक यूनिट के रूप में काम कर सकें। ठीक है, ताकि क्या है, वो अपना सेल्फ गवर्नमेंट के एक यूनिट के रूप में काम कर सकें। और स्टूडेंट इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 40 में, और ये किस में आता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन हम कौन से आर्टिकल के अंडर स्टडी करते हैं, तो वो है आर्टिकल 40। उसके बाद, और ये किस में आता है, गांधीयन प्रिंसिपल्स में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि स्टूडेंट गांधी जी का ही ये आइडिया था कि क्या होना चाहिए, हमारे देश में सेल्फ गवर्नमेंट को लोकल लेवल में भी लाया जाना चाहिए, विलेजेस में, गाँव में भी सेल्फ गवर्नमेंट को लाया जाना चाहिए, ताकि जो गांव के ही लोग हैं वो क्या है, अपने गांव की समस्याओं को, वहाँ की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो वो अपने समाज की, अपने आसपास की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्या है, उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट को अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लोकल लेवल पर लाया गया। उसके बाद स्टूडेंट जो इसमें सेकंड प्रिंसिपल बताया गया है, वो बताया गया है कि टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ऑन एन इंडिविजुअल और कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज़। इसको अंडर आर्टिकल 43 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि क्या होना चाहिए, गांव में क्या किया जाना चाहिए, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है, और वो क्या है, इंडिविजुअल लेवल पर भी हो सकता है या फिर कॉपरेशन के बेसिस पर भी उसको किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट गांधीयन प्रिंसिपल्स में बताया गया कि टू प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसको हम स्टडी करते हैं। इसको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 43B में। स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, उनका क्या करना, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का वॉलेंटरी फॉर्मेशन किया जाना, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या है, प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या है, वॉलेंटरी फॉर्मेशन, अपनी ही इच्छा से कुछ लोगों के द्वारा मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना, और उसकी क्या है, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, उन्हीं लोगों के द्वारा उसको अपनी इच्छा से ऑटोनॉमसली उसकी फंक्शनिंग किया जाना, और उसमें क्या है, उसका जो कंट्रोल है वो क्या होना, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना, और साथ ही क्या हो, उसमें क्या किया जाए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं उनमें उनका जो मैनेजमेंट हो वो क्या हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट किया जाए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, इसको, और इन सब चीज़ों को क्या है, प्रमोट किया जाए। और ये कॉन्सेप्ट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 43 में, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल को बताता है, जो कि क्या कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का वॉलंटरी फॉर्मेशन किया जाना चाहिए, उनकी ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, और उनमें डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में प्रोफेशनल मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था 2011 में। ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फॉर्मेशन को ऐड किया गया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसमें जो गांधीयन प्रिंसिपल में आता है उसमें बताया गया है कि टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन अंडर आर्टिकल 46। स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि अंडर आर्टिकल 46 गांधीयन प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि क्या किया जाना चाहिए, जो हमारे देश में क्या हैं, SCs हैं, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, या फिर जो क्या हैं, अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन सब का क्या किया जाना चाहिए, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या किया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
और उनको क्या है, उनका अगर क्या है उनको सोशल इनजस्टिस हो रहा है तो उनको किसी भी प्रकार के जो सोशल इनजस्टिस है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। और उनको क्या है, जो एससी और एसटी हैं उनको क्या है, उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है कि जो हमारे देश में जो क्या है शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं या फिर जो क्या है अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो कि क्या है कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाना चाहिए। उनका जो एजुकेशनल से रिलेटेड इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो एससी और एसटी हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। साथ ही जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको किसी भी प्रकार का उनके साथ क्या है सोशल अनजस्टिस ना हो, उनके साथ क्या है कोई भी अन्याय ना हो, सामाजिक अन्याय ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस चीज़ से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। और साथ ही क्या है इनके एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाना चाहिए। ऐसा हम अंडर आर्टिकल 46 में स्टडी करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में अंडर आर्टिकल 46 दिया गया है। स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स में ही अंडर आर्टिकल 47 को, जिसमें कि बताया गया है कि क्या होना चाहिए, जो to prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। ये कहा गया है कि जो क्या है कोई भी ऐसी ड्रिंक्स या ड्रग्स क्या हैं जो कि क्या है इंटॉक्सिकेटिंग हैं, उनके कंजम्पशन को क्या करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए। और ऐसी जो ड्रग्स हैं या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं जो क्या हैं हेल्थ के लिए क्या है इंजूरियस हैं, जो हेल्थ के लिए क्या है हार्मफुल हैं, उनके कंजम्पशन को रोकना चाहिए, उनके कंजम्पशन पर रोक लगानी चाहिए, उनको प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 47 में। और ये भी क्या है गांधीयन प्रिंसिपल में ही आता है, जिसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई भी क्या है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, ठीक है, जो कि क्या है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, और जो क्या है कोई भी ड्रग है ऐसी क्या हो जो इंटॉक्सिकेटिंग हो, यानी क्या हो जो खतरनाक हो, जो क्या हो जहरीली चीज़ हो, जहरीली ड्रिंक हो या फिर ड्रग्स हो, उसका क्या है, या फिर जो कि क्या हो हेल्थ के लिए इंजूरियस हो, ऐसी किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का या फिर ड्रग्स का क्या है जो कि हेल्थ के लिए इंजूरियस है, उनके कंजम्पशन को, उनके उपयोग को, उनके उपभोग को रोकना चाहिए, उसको प्रोहिबिट किया गया है। और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 47 में। और स्टूडेंट इसके बारे में नेक्स्ट इसमें पॉइंट बताया गया है कि क्या है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काव्स and other milch and draught cattle and to improve their breeds। इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 48 में। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि जो काव हैं, ठीक है, जो गायें हैं या उनके बछड़े हैं या फिर अन्य जो भी दुधारू पशु हैं, ठीक है, उनके लिए कहा गया है, या फिर क्या जो है ड्रॉट कैटल हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उनका जो स्लॉटर किया जाता है, जो उनका क्या है जो उनका कत्ल कर दिया जाता है, उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। साथ ही उनकी जो ब्रीड्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए कार्य किए जाने चाहिए। और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 48 में। और स्टूडेंट, ये भी क्या है गांधीयन आइडियाज़ है, और इसको क्या है जिसको कि हम गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर स्टडी करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जो काउस का स्लॉटर होता है, जो काल्स का स्लॉटर किया जाता है, उनको मार दिया जाता है, इस चीज़ को क्या है प्रोहिबिट किया जाना चाहिए। या फिर जो कोई भी क्या हो ऐसा कैटल हो जो क्या हो दुधारू पशु हो या फिर कोई भी ड्रॉट कैटल हो, उसको क्या है उनके स्लॉटर को रोका जाना चाहिए और इन सब की ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाना चाहिए। इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 48। स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ क्या हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन आइडियाज़, जिनको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गांधीयन डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में ऐड किया गया है, जिसमें कि हमने सबसे पहले आर्टिकल 40 को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रत्येक विलेज में क्या होनी चाहिए, एक विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए, विलेज पंचायत का एस्टैब्लिशमेंट किया जाना चाहिए और उन्हें क्या देनी चाहिए, कुछ नेसेसरी पावर्स और अथॉरिटी दी जानी चाहिए, जिससे कि क्या हो, वो सेल्फ गवर्नमेंट की एक यूनिट के रूप में वहाँ पर क्या कर सकें, काम कर सकें और डेवलपमेंट को अपने जो विलेज है वहाँ पर डेवलपमेंट को कर सकें। और हमने इसको स्टडी किया था अंडर आर्टिकल 40 में। और स्टूडेंट उसके बाद हमने पढ़ा कि गांधी जी ने इस चीज़ को कहा था कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो या फिर कॉपरेशन बेसिस पर हो, दोनों ही लेवल पर क्या किया जाना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को रूरल एरियाज़ में प्रमोट किया जाना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ा अंडर आर्टिकल 43 में कि क्या किया जाना चाहिए, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनका वॉलंटरी फॉर्मेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, उनकी फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं उनका कंट्रोल क्या हो, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनका जो मैनेजमेंट करने का तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट किया जाना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। और इसको स्टडी किया हमने अंडर आर्टिकल 43 में, जो कि क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल को बताता है। और स्टूडेंट उसके बाद हमने आर्टिकल 46 को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि जो क्या हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, जो एसटीज़ हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, या फिर जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, उनके जो एजुकेशन से रिलेटेड और जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्या हैं उनके इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, उनके हितों की सुरक्षा की जानी चाहिए। और साथ ही क्या है, उनके साथ अगर कोई भी सोशल इनजस्टिस होता है तो इससे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए और उनके एक्सप्लॉयटेशन से भी उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ये सब हम किसके लिए पढ़ते हैं, एससी एसटी और हमारे समाज के जो अदर वीकर सेक्शंस हैं उनके प्रोटेक्शन में ये सब क्या हैं, प्रोविज़न किए गए हैं, जिसको कि हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 46 में, जिनको कहा गया है कि इनको एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, इनके जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इनको सोशल इनजस्टिस से बचाना चाहिए कि इनके साथ क्या है, सामाजिक रूप से कोई भी अन्याय न किया जाए और क्या है, इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इस चीज़ से इन्हें बचाना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट हमने आर्टिकल 47 को पढ़ा, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी ऐसी ड्रिंक जो कि क्या हो, इंटॉक्सिकेटिंग हो, जो जहरीली हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी ड्रग जो कि क्या हो, हेल्थ के लिए इंजूरियस हो, तो उसके कंजम्पशन को क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 47 में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको ही बताया गया है। और स्टूडेंट उसके बाद हमने आर्टिकल 48 को पढ़ा, जिसमें कि हमने कहा कि जो भी गाय हैं, जो भी बछड़े हैं या अन्य दुधारू पशु हैं या फिर जो ड्रॉट कैटल हैं, उनके लिए क्या है, उनका जो स्लॉटर कर दिया जाता है, जो उनको मार दिया जाता है, उसको प्रोहिबिट करना चाहिए और उनकी ब्रीड्स के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए। इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 48। और इसी को ही क्या कहा गया है, एक गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ही इसको रखा गया है। और स्टूडेंट ये था हमारा गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और स्टूडेंट उसके बाद जो हमारा जो थर्ड जो कैटेगरी बच जाती है और जो लास्ट कैटेगरी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के क्लासिफिकेशन की, वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल
प्रिंसिपल्स स्टूडेंट्स, ये जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हैं, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। वहाँ की जो मॉडर्न सोसाइटी थी, जो उसके डेवलपमेंट के तरीके थे, वहाँ से इस लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। The principles included in this category represent the ideology of liberalism। ये कहा गया है कि जो ये इसमें जो भी प्रिंसिपल बताए गए हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में, ठीक है, ये क्या हैं, ये लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को बताते हैं। और ये कहा गया है कि दे डायरेक्ट द स्टेट, ये स्टेट को बताते हैं या स्टेट को क्या है, डायरेक्शन देते हैं इन रिगार्डिंग, जिसमें कि पहला पॉइंट है टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 44। स्टूडेंट, इसमें ये कहा जाता है कि क्या है, जो पूरी इंडियन टेरिटरी है उसमें क्या किया जाए, प्रत्येक सिटीज़न के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए क्या किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिक्योर किया जाए। स्टूडेंट्स, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है उसका मीन्स ये है कि क्या है, इसमें बिना 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 किसी भी कास्ट के, बिना जेंडर के, बिना किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि सभी लोगों के लिए क्या हो, एक समान लॉज को एप्लीकेबल किया जाए। और यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट क्या है, अभी ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है पूरी कंट्री में क्या है, थ्रू आउट द कंट्री क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है। लेकिन स्टूडेंट, गोवा जो है इंडिया का एक ऐसा स्टेट है प्रेजेंट टाइम में कि जहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एप्लीकेबल किया गया है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड ही एप्लीकेबल होता है। वहाँ पे चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी कास्ट के लोग हों, उन सब के लिए क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उन सब के लिए क्या है, एक समान रूल हैं, वो क्या है, एक इक्वल रूल के अकॉर्डिंग ही सब लोग उसमें चलते हैं। ठीक है, और उनको फॉलो किया जाता है। और स्टूडेंट, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बताया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया गया है अंडर आर्टिकल 44 में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है अंडर आर्टिकल 45 में। ठीक है, अंडर आर्टिकल 45 क्या कहता है, to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years। स्टूडेंट, आर्टिकल 45 में कहा गया है कि क्या है, स्टेट के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, जो क्या है, जो 6 इयर्स के बच्चे हैं, जिनको कि क्या है, जो 6 इयर्स के बच्चे हैं जिन्होंने 6 इयर्स, जब तक कि जिन्होंने 6 इयर्स कंप्लीट ना हो जाएं, उनको क्या देनी चाहिए, तब तक उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। और उन सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जानी चाहिए जब तक कि क्या हों, वो 6 इयर्स के हों। क्योंकि स्टूडेंट, जो क्या है, 6 इयर्स से जो 14 इयर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम किस में पढ़ते हैं, उसके लिए क्या है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू क्या किया गया था, राइट टू एजुकेशन जो है वो लाया गया था अंडर आर्टिकल 21A में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आया था अंडर आर्टिकल 21A में, जिसमें कि क्या कहा गया था कि जो ये 6 से 14 इयर्स एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनको स्टेट के द्वारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। तो स्टूडेंट, इसीलिए क्या है, आर्टिकल 45 में चेंज किया गया था और उसमें क्या कहा गया कि जो भी क्या हैं 6 ईयर से कम के बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, चाइल्ड केयर है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। और क्या है, जो सभी बच्चों के लिए क्या है, एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी जब तक कि वो क्या हो, अपनी 6 ईयर्स की एज को कंप्लीट ना कर लें। ठीक है,
उसके बाद स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, और उसको दिया गया है आर्टिकल 48 में। ठीक है, ये कहा गया है कि क्या है, जो एग्रीकल्चर है उसको और जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसको मॉडर्न तरीके से और जो साइंटिफिक जो तरीके हैं उनको यूज़ करके ही जो एग्रीकल्चर है और जो एनिमल हस्बेंड्री की जो प्रोसेस है उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं, साइंटिफिक जो तरीके हैं उनको यूज़ किया जाना चाहिए, और साथ ही जो मॉडर्न तरीके हैं उनका यूज़ एग्रीकल्चर को अच्छा बनाने के लिए और एनिमल हस्बेंड्री को क्या है, बेनिफिशियल बनाने के लिए किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसमें कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसको कि हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 48A में। जबकि स्टूडेंट आर्टिकल 48 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 48 में दिया गया है एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को क्या करना है, मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस में साइंटिफिक तरीक़ों से कैसे किया जाना है, इस चीज़ के प्रोविज़न किए गए हैं कि एग्रीकल्चर को या फिर जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको किस तरीके से किया जाए, साइंटिफिक तरीके से किया जाए और मॉडर्न टेक्निक्स का उसमें यूज़ किया जाए। और इसको हमने स्टडी किया अंडर आर्टिकल 48 में, जो कि किस में आता है, लिबरल और इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। और स्टूडेंट उसके बाद हमने स्टडी किया कि जो क्या है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, और जो हमारे फॉरेस्ट हैं और जो वाइल्ड लाइफ हैं उसको क्या किया जाना चाहिए, सेफ गार्ड किया जाना चाहिए, उसको सुरक्षित किया जाना चाहिए। इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 48A में। उसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ते हैं टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस and objects of artistic or historical interest which are declared to be of national importance। इसको स्टडी करते हैं हम अंडर आर्टिकल 49 में। इसमें क्या कहा गया है कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक, ऐसे जो प्लेस हैं या जो ऐसी जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि क्या हैं, आर्टिस्टिक हैं या फिर हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रखती हैं, ऐतिहासिक महत्व की जो चीज़ें हैं या फिर जो ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस की जो प्लेसेस हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको नेशनल इम्पोर्टेंस के रूप में डिक्लेयर किया जाना चाहिए और उन सबको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए अंडर आर्टिकल 49। इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम पढ़ते हैं टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। इसमें ये कहा गया है कि जो जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है दोनों को क्या है, सेपरेट किया जाना चाहिए, दोनों के अलग अलग फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, टू सेपरेट द जुडिशरी को सेपरेट किया जाना चाहिए फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से उसको जुडिशरी को अलग किया जाना चाहिए, ताकि जो जुडिशरी है वो क्या कर सके, अपना इंडिपेंडेंटली किसी भी डिसीज़न को दे सके बिना किसी भी पावर के इन्फ्लुएंस में आए हुए। ठीक है, ये कहा गया है कि जो भी स्टेट्स की पब्लिक सर्विसेज हैं, ठीक है, किसी भी स्टेट्स की जो पब्लिक सर्विसेज हैं वहाँ पर जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो हमारी कंट्री की जो जुडिशरी है उनको क्या किया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, जिससे कि अगर जुडिशरी कोई भी क्या है, अगर अपने डिसीजंस को देती है तो वो क्या करे, उसमें कोई भी बायसनेस ना दिखाए और अपना इंडिपेंडेंटली अपना काम करे। और इसको हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 50, जो कि आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में।
स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। इसमें ये बताया गया है कि जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी दिया गया है कि क्या किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट किया जाना चाहिए। जो क्या है, शांति की भावना है, जो पीस है, उसको क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाना चाहिए। और साथ ही क्या है, जो सिक्योरिटी है उसको भी क्या है, जो उसको भी इंटरनेशनल लेवल में प्रमोट किया जाना चाहिए। साथ ही क्या किया जाए, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। जो क्या है, दूसरे देश हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होने चाहिए, जस्ट रिलेशन होने चाहिए, यानी न्यायोचित रिलेशंस होने चाहिए, और ऑनरेबल रिलेशन होने चाहिए, यानी सम्मानजनक जो रिलेशंस हैं वो कंट्रीज़ के आपस में होने चाहिए। ठीक है, कंट्रीज़ में क्या होना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस की जो भावना है और जो सिक्योरिटी है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। और साथ ही जो कंट्रीज़ हैं, जो नेशंस हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक क्या है, ऑनरेबल रिलेशन, एक सम्मानजनक जो संबंध है वो होना चाहिए, और जो कि क्या होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, यानी न्यायोचित होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए। ये इसमें कहा गया है। और ये भी क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में ही आता है, जिसमें क्या कहते हैं, हम इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं, और क्या करते हैं, जो डिफरेंट नेशंस हैं उनके बीच में ऑनरेबल रिलेशन और जो जस्ट हैं, मीन्स की क्या है, जो अप्रोप्रिएट रिलेशन है उनको मेंटेन करने की बात कही जाती है। और हम इसको स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 51 में। और स्टूडेंट साथ ही क्या कहा गया है, जिससे कि क्या किया जा सके, जो इंटरनेशनल लॉज़ हैं और जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं उनको क्या किया जा सके, उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड कराई जा सके, और जिससे कि क्या किया जा सके, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, जो क्या है इंटरनेशनल लेवल पर डिस्प्यूट हो जाते हैं, जो विवाद हो जाते हैं, उनको आर्बिट्रेशन के थ्रू उनके सेटलमेंट को इनकरेज किया जाना चाहिए। जिससे कि आर्बिट्रेशन के थ्रू अगर क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे दो कंट्रीज़ के बीच में या दो से अधिक कंट्रीज़ के बीच में कोई भी अगर डिस्प्यूट है किसी लेवल पर, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको आर्बिट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू सेटल किया जाना चाहिए, और इस चीज़ को इनकरेज किया जाना चाहिए कि क्या हो, किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट का सेटलमेंट किया जा सके आर्बिट्रेशन के बेसिस पर। और इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 51 में, जो कि हमने इस 7th पॉइंट में स्टडी किए। तो स्टूडेंट ये था हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ठीक है, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट ये क्या है, अपने इस लेक्चर में हमने अब इन तीनों जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इनके तीनों सी क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो, और आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।